Class 10 Geography, Agriculture Part 1. So let us look at agriculture in India. Now India is an agriculturally important country. Agriculture produces most of the food that we consume. Agriculture also produces raw materials for various industries. We all know that India is second in the world in crop output next to China. 1.4 million square kilometers of land in India is under cultivation. Agriculture is India's biggest economic sector and employs 52.1% of total workforce. ये सभी को पता होना चाहिए. चाइना के बाद क्रॉप आउटपुट में इंडिया दूसरे नंबर पर है. भारत के अंदर 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की ज़मीन जो है वो खेती के अंडर में है और इंडिया का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक सेक्टर वो एग्रीकल्चर है, जिसमें तकरीबन टोटल वर्कफोर्स का 52.1% लोग इसमें काम करते हैं. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओवर ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स इन इंडिया हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. इतने समयों में इंडिया की जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है या बदली हैं और ये डिपेंड करेंगी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फिजिकल एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी और सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल फार्मिंग. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. बेसिकली 3 प्रकार की है: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is still practiced in few places in India. It is practiced on small patches with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family or community labor. ये जो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अब इंडिया में बहुत कम जगह पर होती है और ये यूजुअली उन जगह पर होगी जहाँ पे ज़मीन कम हो, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड हो. इसमें कोई मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है. सारे टूल्स पुराने ज़माने के होते हैं, जैसे अपना हल है ना, बैलगाड़ी, ये सब होता था उस ज़माने में. और फिर अलग अलग जो खेती के औजार होते थे उस समय के, उनके नाम थे हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स. और इसमें जो लेबर होता है वो कौन सा होता है, या तो फैमिली के लोग ही है या तो आसपास वाले कम्युनिटी वाले. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब ये प्रकार की फार्मिंग किस पे डिपेंडेंट है भाई? मॉनसून पे डिपेंडेंट है. और फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स के थ्रू नहीं लाती है फर्टिलिटी, ये लोग लाते हैं नेचुरल फर्टिलिटी. यानी वहाँ पे प्रैक्टिस किया, नहीं हुआ, उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया. अब नेचुरली जो फर्टाइल सॉइल होगा, जितना भी होगा उसे कैसे तो चलाएंगे, ठीक है. और साथ साथ में और भी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो सूट करती है या नहीं वो भी देखना होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन. सभी को पता है स्लैश एंड बर्न क्या होता है, कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. फार्मर्स क्या करेंगे वहाँ पे स्लैश एंड बर्न में, कि पर्टिकुलर एरिया को क्लियर किया जाता है, वहाँ पे जो घास फूस है, पेड़ पौधे, सबको काट दिया जाता है और उस एरिया में खेती की जाती है, ठीक है. नाउ व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इन द सेम वे ऑन अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड. और साल 2 साल के अंदर जब उस ज़मीन की फर्टिलिटी घट जाती है तो फार्मर उसी मेथड को रिपीट करता है, किसी और जगह जाएगा और वहाँ पर एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करेगा और वहाँ पर खेती करेगा. फिर वहाँ फर्टिलिटी कम हो गई तो फिर दोबारा से. नाउ दिस अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इससे क्या होता है कि नेचर को मौका मिलता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रिस्टोर करने का, क्योंकि वो पैच अब अनयूज्ड है और वो काफ़ी सालों तक अब अनयूज ही रहेगा. तो धीरे धीरे वापस वहाँ पे घास फूस है, पेड़ है, ये सब उगना शुरू हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा से आ जाती है. प्रोडक्टिविटी in this type of farming is low as fertilizers और modern inputs are not used. और ऐसी फार्मिंग में जो आपकी आउटपुट है वो कम रहती है, क्योंकि इसमें आप कोई भी मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. चाहे फर्टिलाइजर्स हो, HYV सीड्स हो, इरिगेशन मेथड्स हो, आप इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं.
नाउ दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इंडिया में तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी उसमें जुमिंग कहा जाता है, मणिपुर में पमलाव, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में कोमन या भृंगा, वेस्टर्न घाट्स कुमारी, राजस्थान में वल्र या वल्त्र, हिमालयन बेल्ट में खिल, झारखंड में कुरुआ। ये इंडियन नेम्स है। और वर्ल्ड में तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसौल, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। इन नामों से स्लैश एंड बर्न को दुनिया भर में जाना जाता है। अब बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब ये प्रकार की जो खेती है वो कहाँ पर होती है? ऐसी जगह पर होगी जहाँ पे ज़मीन पे बहुत प्रेशर होता है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया की। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी यहाँ पे बहुत सारा लेबर काम पे लगता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि उस छोटी सी ज़मीन से बने उतना निकालने की बात होती है, इसलिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके छोटी सी जगह में बने उतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जाता है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternate source of livelihood, and thus there is enormous pressure on agricultural land. अब सभी को पता है राइट टू इनहेरेंस क्या होता है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी अब आपको मिलती है। मान लो किसी किसान के पास 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है, तो उसके 2 बेटे थे। अब दोनों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और भी बराबर, तो दोनों को 2-2 एकड़ मिली, यानी जो 4 एकड़ में उगता था और वो 2-2 एकड़ में उगेगा। इसके पास 2 उसके पास 2, यानी उनका जो आउटपुट है वो घट गया एक तरीके से। अब उन दोनों के भी 2-2 बच्चे हुए, तो वो अब 2-2 एकड़ अब कैसे हो गई? 1-1 एकड़। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर परिवार एकजुट होता तो 4 एकड़ का आउटपुट उनको मिलता, लेकिन अभी क्या है कि हर एक को 1-1 एकड़ का ही आउटपुट मिल रहा है। इससे क्या होता है कि उस 1 एकड़ से मैक्सिमम निकालने की बात आती है। कहाँ 1 एकड़ और कहाँ 4 एकड़ से आप निकालेंगे, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई और सोर्स नहीं है लाइवलीहुड का, कमाने का कोई और ज़रिया नहीं है, इसी के थ्रू चलता है। और इसी के कारण एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दुनिया भर का 12% का जो वर्ल्ड फार्म है वो भारत में है। कॉमर्शियल फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ऐसी फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल होगा, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है, ताकि इन सब का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को निकाला जा सके। एंड द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। कुछ इलाकों में कॉमर्शियलाइजेशन बहुत कम है तो कुछ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप ऑन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। उसी प्रकार से वीट जो है वो पंजाब और हरियाणा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है और राइस उनके लिए कॉमर्शियल हो गया, ठीक है। तो वाइस वर्सा चलता है। प्लांटेशंस, द प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन क्या होता है? एक तरीके का जुड़ाव है इंडस्ट्री और खेती के दोनों के बीच में। प्लांटेशन यूजेस कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। प्लांटेशन क्या यूज़ करेगा? ऐसे इनपुट्स जिसमें पैसा बहुत लगता है। एंड देयर माइग्रेंट लेबरर्स आर यूज्ड, ठीक है, जो कहीं और से आते हैं वहाँ बस जाते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। वहाँ पर जो कुछ भी उगा है इट इज़ ओनली फॉर इंडस्ट्रीज टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। उसी हिसाब से टी प्लांटेशंस इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, coffee plantations in Kerala, banana plantations in southern part of India, rubber plantations in Kerala, bamboo plantation in northeast India are some important plantation crops grown in India. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market is present. यहाँ पे प्रोडक्शन मेनली किसके लिए है? मार्केट के लिए है। तो उसी के कारण आपको एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, जिसके ज़रिए
प्लांटेशन एरियाज को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ और मार्केट के साथ जोड़ा जा सके। Look at the cropping pattern. Basically, India has three cropping seasons. They are Rabi, Kharif, and Zaid. So, Rabi crops, they are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. इनको बोया कब जाता है? तो विंटर में अक्टूबर से दिसंबर तक, और इनकी कटाई कब होती है? समर में अप्रैल टू जून में। Important crops: wheat, barley, peas, gram, and mustard. States such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, and Western Uttar Pradesh are main Rabi crop, especially wheat producing states. Availability of precipitation or water during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. The success of green revolution in Punjab, Haryana, Western UP, and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of Rabi crops. Kharif crops. Now they are sown with the onset of monsoon in different parts of the country and is harvested in September and October. ये बारिश की शुरुआत के टाइम इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको निकाल भी लिया जाता है। Important crops are paddy, maize, जौवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut and soybean. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra and particularly the Konkan coast. Konkan coast में क्या है? गोवा और ये सब, ठीक है, गोवा, कर्नाटका, along with UP and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year: Aus, Aman and Boro. ये 3 नाम हैं 3 सीजन्स के। कहाँ पर? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी ज़्यादा है। Zaid crops. Now Zaid season is a short season between the Rabi and Kharif seasons during the summer months. Zaid season क्या है? एक छोटा सा सीजन है रबी और खरीफ के बीच में। Crops produced are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Fodder crops में जानवरों का घास चारा। Major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practice. देश भर के अंदर फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स उनकी कंडीशन के हिसाब से उगाए जाते हैं, सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से या फिर कल्टीवेशन करने की मेथड के हिसाब से। Now remember, India produces 51 major crops. Major crops grown in India are rice, wheat, millet, maize and pulses. All these are grains. Now sugarcane, oilseed, tea, coffee and horticulture crops, उसमें आपके fruits and vegetables, they are food crops other than grains. Then you have non-food crops is rubber, fiber crops, cotton and jute. Let us look at rice. Now staple food crop of majority of people in India, especially those in the eastern and southern part of India. India is the second largest producer in the world of rice after China. Kharif crop, it is a kharif crop requiring high temperatures about 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeters. It is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions जहाँ पर delta forms होती है. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western UP and parts of Rajasthan. You see the dark green area, those are the major rice producing areas and the light green is the minor, ठीक है, wheat. It is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern parts of India. It requires cool growing season and bright sunshine at ripening time. That is why it is a Rabi crop. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Important wheat growing zones are Ganga Satluj plains
and black soil regions in Deccan. Major wheat producing states: Punjab, Haryana, UP, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. Similarly, the darker areas are the major producers, whereas the lighter areas are the minor producers. Millets: Jowar, Bajra and Ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have high nutritional value. Coarse grain का मतलब होता है they are not given importance as much as rice and wheat. Grains है ये भी, लेकिन कैसे हैं? Coarse grain. That means it is especially for rural areas. खास करके इसका इस्तेमाल वहीं होता है. Ragi is rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. It is a crop of dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow soils. Karnataka is the largest producer, followed by Tamil Nadu in ragi. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh are also important ragi producing states. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop grown in moist areas. Maharashtra is the largest producer of jowar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Bajra grows well on sandy soil and shallow black soil. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by UP, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Maize, it is used as both food and fodder. इसे हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं. It is a kharif crop requiring temperatures between 21 and 27 degrees Celsius and grows well in alluvial soil. In states like Bihar, it is also grown as a rabi crop. Use of modern inputs like HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, UP, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Pulses. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. आपकी जितनी भी दालें हैं वो सारे किस में आएंगी? पल्सेस में. रिमेंबर, इंडिया उन सबका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. These are the major source of protein in a vegetarian diet. Major pulses grown in India are tur, urad, moong, masoor, peas and gram. Pulses need less moisture and even survive in dry conditions. All these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, because of which it is grown in rotation with other crops. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. Sugarcane. It is a tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 and 100 centimeters. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. Remember, sugarcane के अंदर आपको सारा का सारा काम इंसानों के थ्रू ही होता है. इसमें मशीनों का कोई रोल होता नहीं, इसमें सारा मैन्युअली होगा. ठीक है, बोने से लेके काटने तक. Now, India is the second largest producer of sugarcane after Brazil. Major source of sugar, jaggery, khandasri and molasses. ठीक है, and major sugar producing states are UP, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab and Haryana. Tea. It is an example of plantation crops. Important beverage crop introduced in India by the British. Tea plant grows well in tropical and subtropical climates, covered with deep and fertile well-drained soil, rich in humus and organic matter. Now, tea bushes require warm and moist-free climate throughout the year. Tea requires abundant, cheap and skilled labor. टी को कैसा लेबर चाहिए? जो कि ज़्यादा हो, सस्ता हो और skilled भी हो. Now, tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Now, India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. Coffee. India produces about 4% of the world's coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica variety, initially brought from Yemen, is produced in India. Now, this variety is of great demand in the world. Its cultivation was initially introduced on the Baba Budan hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now, horticulture crops.
आपको मैंने पहले ही बताया था हॉर्टिकल्चर क्रॉप सबके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। नाउ व्हाट आर द फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड? तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। Oranges of Nagpur and Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apple, pear, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Now India produces 13% of the world's vegetables. It is an important producer of peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Rubber. Now rubber is an equatorial crop. It grows near the equatorial regions. But under special conditions, it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeters and temperatures above 25 degrees Celsius. It is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. India ranks 5th among the world's natural rubber producers. ये देखिए कौन सी इंडस्ट्री कितना रबर यूज़ करती है। तो जो सबसे बड़ा है वो है ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, फॉलोड बाय साइकिल, देन कैमल बैग, देन फुटवेयर, बेल्ट्स एंड होसेस, लेटेक्स फॉर्म, डिप गुड्स एंड अदर्स। लेकिन मेजोरिटी कंज्यूम कौन करता है? ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. The first 3 are derived from the crop grown in the soil. Silk is obtained from cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for production of silk fiber is known as sericulture. Cotton. Now India is believed to be the original home of cotton plant. One of the main raw material for cotton textile industry is cotton itself. Now India is the 3rd largest producer of cotton in the world. Cotton grows well in drier parts of black soil of Deccan Plateau. Requires high temperatures, rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for growth. It is a kharif crop requiring 8 to 10 months to mature. Maharashtra, Gujarat, MP, Karnataka, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, Tamil Nadu and UP are major cotton producing states. Technology and institutional reforms. Now, agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. भारत के अंदर खेती हज़ारों सालों से होती आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी खेती वेल डेवलप नहीं थी, टेक्निकली डेवलप नहीं थी और इसी कारण से खेती की जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी, पेस थी, वो घट गई और इससे खेती को काफ़ी ज़्यादा सीवियर नुकसान हुए हैं। Now, why has India not improved in technical and institutional reforms in agriculture? तो भारत ने फिर भी ये जानते हुए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए? Now, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. भले ही देश के अंदर इरिगेशन सोर्सेज डेवलप हुए हैं, लेकिन आज भी देश के बड़े हिस्से के जो फार्मर्स हैं वो आज भी बारिश पर डिपेंडेंट है अपनी खेती के लिए और नेचुरल फर्टिलिटी के लिए भी। ठीक है, एग्रीकल्चर नीड्स सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कलेक्टिवाइजेशन, साथ में काम करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ज़मीन का बंटवारा होना, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी etc. were given priority to bring reforms in country after independence. देश की आज़ादी के बाद ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए कि कलेक्टिवेशन लाए गए, यानी लोग साथ में काम करें, फिर जितनी भी होल्डिंग्स थी ज़मीनों की जो बंटवारा है वो न होने दिया जाए और अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम उसको नाबूद किया गया। ये कुछ रिफॉर्म्स थे शुरुआत में जब इंडिपेंडेंस के बाद भारत में लिए गए। Now land focus was the main focus of the first 5-year plan. ज़मीन को कैसे डेवलप किया जाए, तो फर्स्ट 5-year plan में इसको टारगेट लिया गया। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है, आपको मैंने पहले ही बताया, डिवीजन ऑफ लैंड जब होता है फैमिली के अंदर, इट हैज़ लेड टू फ्रेगमेंटेशन और डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर नेक्टेड
बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर लॉकिंग। हुआ क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स के लॉज तो बना दिए गए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके थे या कानून थे उसको सही से किया गया नहीं। नाउ व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म? सरकार ने क्या कदम उठाए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 60s and 70s। भारत की सरकारों ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है तो वो साल 1960 और 70 के बीच में है, और इसी के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन दैट वाज ऑपरेशनल फ्लड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द कंट्री और खेती दोनों के लिए वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव इंडियन agriculture, but this led to the concentration of development in few selected areas। ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ऑपरेशन फ्लड हो या वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं उसे, उसका असर देश के कुछ हिस्सों में ही देखने को मिला या सिलेक्टेड जगह पर ही देखने को मिला। Therefore, in the 80s and 90s, a comprehensive land development program was initiated। साल 1980 और 90 के दौरान एक मिला जुला कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। इसमें टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों रिफॉर्म्स साथ में थे। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कलामिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम स्टेप्स टेकन। और क्या कदम उठाया गया इसके अंदर कि अगर किसी भी आपदा के कारण अगर किसान की फसल नुकसान होती है तो उसको उसका इंश्योरेंस करवाया गया था, पैसा मिलता था उसका। फिर ग्रामीण बैंक्स एस्टैब्लिश की गई ताकि गांव के लोगों को भी बैंक्स की सुविधा मिले। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खड़ी की गई और लोन देने के लिए स्पेशल बैंक्स भी खड़ी की गई थी, जिसके ज़रिए वहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग लोन ले सकते थे और खेती कर सकते थे। अदर स्टेप्स टेकन वर द KCC, दैट इज़ द किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the benefit of farmers। Moreover, special weather bulletins, समाचार जो आते हैं उसमें मौसम की खबरें बताई जाने लग गई। And agriculture programs for farmers were introduced on the radio and TV। आज एक चैनल आता है DD किसान करके, वो एक ही काम से इसको शुरू किया गया है ताकि किसानों को उसको हर चीज़ की जानकारी उस पर मिलती रहती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं ना, टेकानो भाव, वो सरकार अनाउंस कर रही है कि कम से कम इतने से इतना तक तो वो बिकना चाहिए, कि इससे कम वो नहीं जा सकते प्राइस में, ठीक है। फिर रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, कितने में खरीदना है, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कैसे देनी है, ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। ये इसलिए इंश्योर किया गया कि जो दलाल होते हैं या स्पेकुलेटर्स यानी ये रूमर्स वाले लोग, इनको किस तरह से काबू में रखा जाए, ठीक है, दलालों को भी और ऐसे लोगों को भी, ताकि लोग फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन रुके या कम से कम हो। एंड भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट हैज़ बीन कवर्ड इन पार्ट 2। थैंक यू।